पूरे देश में इस समय अरविंद केजरीवाल चर्चाओं में हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी चर्चाओं में रहते थे। उसके बाद में अभी उनका जो प्रकरण चल रहा है उसमें जिस तरह से माननीय न्यायाधीश से उनकी जो चर्चा हुई, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसके बाद अभी भी जिस तरह से सफाई दी है, वो पूरी चीज़ें चर्चाओं में हैं। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता जी। और रोहित गुप्ता जी पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए वो आम आदमी पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन साथ में पेशे से वकील भी हैं, तो देश के कानून को भी भली भांति समझते हैं। तो रोहित जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह का प्रकरण है? थोड़ा सा ब्रीफ में पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर अपन आगे और मुद्दों पर जाते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे सकारात्मक चर्चा करने के लिए। अभी पूरे देश में देखा कि किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह की एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर जिस प्रकार झूठे मुकदमे लगाए, और झूठे मुकदमे लगाने के बाद जब इनको जेल में डाल दिया, और एन कैन प्रकरण उन्होंने एक प्रयास किया कि इनको अगर जेल में डाल दिया जाएगा, जो लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, जो लोग शिक्षा पे काम करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, अगर इनकी मॉडल खत्म कर दिया जाएगा तो सरकार बन सकती है। उसी रणनीति के तहत इन लोगों ने झूठा शराब एक घोटाला बनाया। झूठा शराब घोटाला बना करके हमारी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन सबको जेल में डालने का काम किया। जेल में डालने के बाद सभी की जमानतें हुई, और जमानतें होने के बाद जब ये मामला पूरा का पूरा ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो ट्रायल कोर्ट में जब मामला जाता है तो एक चार्ज की स्टेज आती है। चार्ज की स्टेज पे देखा जाता है कि मामला बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो मामला ट्रायल में आगे बढ़ेगा एविडेंस के लिए। अगर मामला ट्रायल में बढ़ने लायक नहीं है तो चार्ज की स्टेज पर ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जैसे कि हमको पूर्ण संभावना थी कि माननीय न्यायालय से हमको राहत मिलेगी, और वो ही हुआ कि ट्रायल कोर्ट में एडीजे साहब ने पूरे मामले को सुना और समझने के बाद एक 600 पन्नों का एक जजमेंट पारित किया, और जिसमें कहा कि ये मामला चलने योग्य नहीं है। पूरा का पूरा कहानियों पे आधारित पूरा मामला है, पूरा झूठ पे एक दूसरे से कड़ी कड़ी जोड़ करके इन लोगों को फंसाया गया है, झूठा फंसाया गया है। और इस मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत डिस्चार्ज कर दिया गया, सारे मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरा का पूरा मामला जब एडीजे कोर्ट में पहुंचा और चार्ज की स्टेज पर जब फैसला सुनाने की बारी आई, तो डिस्चार्ज सभी को करते हुए माननीय केजरीवाल साहब को, संजय सिंह जी को, मनीष जी को, सत्येंद्र जैन जी को, दुर्गेश पाठक जी को, सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और डिस्चार्ज करने के बाद पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं को जेल में डाल करके दिल्ली की सत्ता को हथियाने का काम किया गया। जब इस पूरे देश में ये पूरा मैसेज गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा बनाया गया था, वो मामला चार्ज की स्टेज पर ही डिस्चार्ज हो गया है और सभी लोगों को बरी कर दिया गया है, तो रातों रात सीबीआई हाई कोर्ट पहुंचती है। और हाई कोर्ट में वही जस्टिस स्वर्णकांता, जो पहले कई बार अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कैंसिल करने के लिए कैंसिल किया, कई बार सत्येंद्र जैन की जमानत कैंसिल की, कई बार संजय सिंह की जमानत कैंसिल की, और सबकी जमानतें सर्वोच्च न्यायालय से हुई। तो जब हमको ये लगा कि जब एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है, और उस इंटरव्यू में अमित शाह जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अभी हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अमित शाह जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? अभी जब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि मामला वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा या डिस्चार्ज के फैसले को यथावत रखा जाएगा। मगर जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये वीडियो देखा, तब उन्होंने पूरा का पूरा जांच किया कि जस्टिस स्वर्णकांता जी का बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोगों ने जो अपने स्तर पर जब जांच की, तो मालूम पड़ा कि जस्टिस स्वर्णकांता जी वही जस्टिस हैं जो अधिवक्ता परिषद, जो आरएसएस का एक पूरा का पूरा उनका एक विंग होती है अधिवक्ता परिषद की, तो उस विंग में वो 4 बार गई, और बाकायदा उन्होंने डेट बाई डेट बताया पूरा का पूरा मामला कि आप उस विचारधारा को बिलोंग करती हो जिस विचारधारा को से हम लोग लड़ रहे हैं, मतलब आरएसएस की विचारधारा। पूरा वीडियो में है ये पूरा का पूरा सारी की सारी बहस है, और पूरी बहस को पूरे देश ने देखा है, और पूरे देश ने देखा है
कि जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए जब खुद जज के सामने पहुंच गए, तो ये एक बहुत ही हिम्मत का काम है। आम तौर पर जो व्यक्ति अगर मान लो कहीं से कहीं तक अगर कोई दोषी होगा तो वो ये हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये हिम्मत वही व्यक्ति कर सकता है जो पूर्ण रूप से निष्कलंक होगा, जिसको अपनी पूरी ईमानदारी पर भरोसा होगा कि भाई मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और मैं अपनी बात न्यायालय के सामने पूरी दमदारी के साथ कहूंगा। अभी जिस तरह से, क्योंकि हटने की बात थी, उससे तो उन्होंने इनकार कर दिया है जस्टिस स्वर्णकांता जी ने जी, और उन्होंने कुछ सफाई भी दी है, कुछ साक्ष्य की भी बात की है। जी, तो अब आगे क्या स्टेप होगा? जो भी साक्ष्य थे वो तो हमने पूरे देश के सामने और माननीय न्यायालय के सामने रखा ही कि भाई आपके बेटा और बेटी सीबीआई के काउंसिल है और प्रशांत जो मेहता साहब हैं सीबीआई के, उनके अंडर में बच्चे काम करते हैं। 250-250 मुकदमे दोनों को आवंटित हैं। जब आपके बच्चे उसी सीबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं और उसी के आप केस की फैसला देने वाले हो, तमाम सारे तथ्य जो 10 बातें मुख्य थी वो रखी गई और अंततः ये हुआ कि अभी कल फैसला आया जस्टिस स्वर्णकांता जी का कि मैं अपने आप को इस केस से अलग नहीं करूंगी और मैं तो यही फैसला सुन, ये जो आपका पिटिशन है इस पिटिशन को मैं ही सुनूंगी। तो हमको पूर्ण रूप से आशंका थी कि भाई ये पूरा का पूरा बीजेपी का सुनियोजित कार्यक्रम है और इसके तहत हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है। तो रिक्यूजल जो पिटिशन थी हमारी वो उन्होंने खारिज कर दी है और सीबीआई की सुनवाई के लिए आगे का रख दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि हमको न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है। देश मतलब अमित शाह की बात को प्रमाणित कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से आप जो उन्होंने कह दिया वही पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से विपक्ष के ऊपर ही ईडी जाती है, सीबीआई जाती है। अच्छा, एक बात बताएं, जिस तरह से अभी जस्टिस स्वर्णकांता ने इनकार कर दिया है अपना नाम हटाने से जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के हाई कोर्ट के भी, उनको इसमें मध्यस्थता करनी थी या सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जब देखिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आप खुद जो है वो न्याय व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, पेशे से एक वकील हैं जी, तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों का विश्वास जो है वो न्यायपालिका पे खत्म होता है। तो उस विश्वास को बढ़ाए रखने के लिए उनको स्वतः ही हट जाना चाहिए या बड़े निर्णय लेते हुए बड़े जज को किसी को कहना चाहिए? ये होता है ना। अभी मध्य प्रदेश के अंदर संजय पाठक जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने जस्टिस विशाल मिश्रा जी को फोन लगा दिया। तो जस्टिस विशाल मिश्रा जी ने उस पिटीशन से अपने आप को अलग कर लिया और ये कहते हुए अलग कर लिया कि मेरे पास संजय पाठक जो एमएलए हैं, जिन जो खनन माफिया हैं, उनकी पिटीशन मेरे पास है, तो मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा। केवल एक फोन के ऊपर उन्होंने स्वयं का नाम स्वतः ही वापस ले लिया। और यहाँ पर 4-6 एलिगेशन लगाने के बावजूद भी आप ये देखिए कि पूरा देश देख रहा है कि न्यायपालिका पे जो तथ्यों के साथ बात रखी जा रही है और आप उस बात को नहीं मान रहे हो, हठ धर्मिता के साथ में आप चाहते हो कि भाई मैं जो अपने फैसले करूंगी। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब, सर्वोच्च न्यायालय भी देखता है कि भाई ऐसे मामलों से इनको अलग कर देना चाहिए। अगर अलग नहीं करोगे तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इस तरह की जब चीजें आती हैं क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा परिवेश चल रहा है तो उसमें न्यायपालिका का भरोसा पूरा का पूरा कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने देखा जस्टिस वर्मा के यहाँ पे नोटों से भरा हुआ पूरा का पूरा उनका जो स्टोर रूम था उसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद जांच बैठती है और जांच बैठने के बाद भी जस्टिस वर्मा कुछ होता नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया से पहले जब कोई रिजल्ट आने को होता है तो वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो आज की डेट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आदमी कोई अगर जस्टिस बनता है और वो यथा पैसा कमाता है, चाहे करप्शन करता है, कुछ भी करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग ही एक प्रावधान है, उसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। तो अब ऐसे मामलों में लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पे होता है कि भाई हम जाके हाई कोर्ट चले जाएंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, अगर ऐसे फैसले होंगे बाइज्ड होकर के, तो फिर न्यायपालिका का भरोसा जो है आम आदमी का उस न्यायपालिका से उठ जाएगा और भरोसा कम हो जाएगा। और बिल्कुल वास्तव में जो आपने जस्टिस वर्मा का भी जो उदाहरण दिया कि इतना सारा पैसा निकलने के बाद भी उनके ऊपर कोई स्वतः संज्ञान कार्रवाई नहीं होती है, जबकि ऐसा होना चाहिए था। पूरा देश ने देखा जी। और अभी भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए वो भी देश ने देखे हैं और
कानून भी यही कहता है कि यदि दोनों पक्षों में से किसी को भी यदि ये संशय हो कि जो है वो न्याय यहाँ से नहीं मिल सकता है, कुछ पक्षपात की संभावना हो, तो उसका अधिकार है कि वो न्यायाधीश को बदल दिया जाए। हाँ, अमूमन स्वतः न बदलें तो वो नियम कहीं है। और जाके भी। तो बिल्कुल। जैसे अब वो खुद नहीं हटना चाह रही हैं, तो ऐसी क्या प्रक्रिया है कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे कि उससे उनको हटाया जा सके? उसकी अब क्या लीगल प्रक्रिया है? अब उसके लिए चीफ जस्टिस के यहाँ ट्रांसफर पिटीशन लगेगी। अब उस प्रक्रिया को वो अगर ट्रांसफर पिटीशन लगाएंगे या उसी पे बहस करवाएंगे, ये तो पार्टी तय करेगी कि क्या हम अगला निर्णय लेंगे। मगर मुख्य रूप से आप ये मानिए कि हमारा जो पूरा प्ली रहेगा वो हम अपनी बात तो रखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मामला निराधार है, झूठ पे आधारित और कहानियों पे आधारित पूरा मामला बनाया हुआ है ईडी का। तो अभी जब भी सुनवाई हमारी होगी तो हमको पूर्ण रूप से न्याय की सफलता मिलेगी, और जैसा नीचे डिस्चार्ज हुए हम हाई कोर्ट से भी डिस्चार्ज होंगे, और पूरी जनता देखेगी कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह की जांच एजेंसियां, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी पूरी असलियत जनता देखेगी। पूरी असलियत जो है वो जनता देखने वाली है। प्रकरण बहुत गर्म है, आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और जो दिल्ली में रहे उसकी चर्चा क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से चर्चा में अब ये कानूनी दांवपेच भी आ गए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, निसंदेह जिस तरह से अभी रोहित गुप्ता जी ने कहा कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का विश्वास जो है वो कम होता या डगमगाता नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको मध्यस्थता करते हुए ऐसे मामलों में गंभीर निर्णय लेने चाहिए, जिससे कि जो आम जन हैं और जो पीड़ित हैं उनका न्यायपालिका पे भरोसा बना रहे। अगले ऐसे ही एक नए मुद्दे के संग आपके संग फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।